Yeah, very good morning to all of you and welcome back. We already have some messages. Ketab says good morning. Harshit, good morning. Some more on the pipeline. ठीक है, चलो मैं एक दो चीजें जो है मैंने एक दो चीजें कुछ कमिट किए थे, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कुमार आदित्य सेज नमस्ते। चलो गुड, देसी स्टाइल। Nowadays in Corona era, nobody is shaking hands, and so nowadays everybody is doing namaste. Chalo, good. Dev has given Sir Sat Shri Akal. So in different languages and in different regions, we have different versions of the same, है ना। जैसे एक और भी है, this is also very stylish one, है ना। So apart from namaste, non-physical contact based greetings, non-physical contact based greetings, India has a lot of variety. ठीक है ना, तो नमस्ते तो है ही है, ठीक है, ये भी एक है, this is also a nice one. सर हम नहीं करते, हाँ हम नहीं करते सर, हम नहीं कहते। चलो जो भी है, सबके अपने अपने हैं, ठीक है। चलो आई थिंक वी वर डिस्कसिंग सर्कुलर मोशन, तो थोड़ा सा इसको पहले आगे डिस्कस करते हैं, फिर वी विल कम बैक टू समथिंग एल्स। एक दो पीछे के क्वेश्चन भी आए थे, हम सोच रहे थे कि क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, दैट वुड बी गुड, ठीक है। सर प्रोजेक्टाइल में एक डाउट है, एक क्वेश्चन है। हाँ भेजो उसको। ठीक है सर, एक सेकंड। 9555 में भेजना, ठीक है ना, 9555 वाले में भेजना, बिकॉज 83 वाले में अभी बिजी है, ठीक है ना। चलो तब तक भेजो, तब तक जो है ना हम लोग थोड़ा सर्कुलर मोशन को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट डिस्कस किए, ठीक है ना। और उसमें एक चीज रियलाइज किए थे, इज दैट इन अ बॉडी ज्योमेट्रिकल सेंटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्योमेट्रिकल सेंटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज फार एज सर्कुलर मोशन इज कंसर्न। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन सर्कुलर मोशन इज द पॉइंट अबाउट व्हिच द सर्कुलर मोशन इज हैपनिंग, दैट इज प्रोबेबली मोर इंपॉर्टेंट, भले ही वो ज्योमेट्रिकल सेंटर में कोइंसिडेंट हो या ना हो, जैसे कल भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो आज हम लोग एक काम करते हैं, आज हम लोग देखते हैं कि एक्सीलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, so that is the first thing of discussion, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन भी आया हुआ है, धीरे धीरे लेते हैं। तो एक्सीलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या आता है कि देखो, एक काम करो, suppose a body is right now here, excuse me, a body is right now here and you know it is moving with angular velocity omega, angular speed omega, और ये हो गया उसका रेडियस, ठीक है। Now let's define two vectors. Let's define two vectors. One is ER. अब ये ER क्या है ना, ये ER क्या है? Now there is one more entry. Anybody double entry बेटे? Any double entry today? कोई डबल एंटर किया है क्या? नहीं तो मुझे चेक करना पड़ेगा। सर सोमा दत्ता के हैं दो। सोमा क्या है सर? सर 2 सोमा दत्ता है। हाँ वही तो, किस लिए सोम? यस सर। हमारे 2 एंट्री आ रहे, क्या चक्कर है?
ये सर 2 नंबर से एंट्री करा है। हाँ, हमारा 2 एंट्री आ रहा है, क्या चक्कर है? हैव यू लॉग्ड इन सेकंड टाइम आल्सो? नो, सर मैंने लीव कर दिया है। अच्छा कर दिया, चलो चलो ठीक है। तो लाइक ER इज द वेक्टर विच इज कॉल्ड एज द रेडियल वेक्टर, ठीक है ना? और एक इसी के टेंजेंट के हम वेक्टर डिफाइन करते हैं, यूनिट वेक्टर। लेट्स कॉल इट एज सपोज ET, so that we can define quantities according to the two vectors, unit vectors ER and ET at a particular instant. Fine. चलो, so if I look at the velocity at this moment, so in that case क्या होगा? It will be omega, है ना? So at t is equal to 0, so the velocity at 0 means इस वक्त, इस instant पे starting is equal to omega r ET unit vector. सुना है ना? ER is the unit vector from the center. सेंटर मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं, सेंटर मतलब जिस सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन एक्सक्यूज मी, जिस सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो इस केस में तो खैर मैंने कोइंसिडेंट लिया है, मैंने तो लिया सिंप्लीफाई करके कि द सेंटर ऑफ द सर्कल एज वेल एज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन, दे आर सेम इन दिस केस। कल को अलग भी हो सकता है, तो मैंने पहले क्लियर कर दिया कि ज्योमेट्रिकल सेंटर से सर्कुलर मोशन को कोई लेना देना नहीं है। जिस पॉइंट से सर्कुलर मोशन को लेना देना है वो है उसका एक्चुअल सेंटर जिसके अबाउट सर्कुलर मोशन हो रहा है। एंड दीज टू मे कोइंसिडेंट, मे बी कोइंसिडेंट, दीज टू मे नॉट बी कोइंसिडेंट आल्सो। कल हमने इस पर डिस्कस किया था, तो दोबारा नहीं करते हैं, सब ध्यान रखो। चलो, तो ये हो गया V0 इज इक्वल टू ओमेगा r इनटू ET। ET मींस टेंजेंशियल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। चलो, अब मैं काम करता हूं थोड़ी देर बाद, so let's say a very small interval later on, ऐसे करके, so the velocity is still the same क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, so the velocity is still omega r only, but in the meanwhile a very small angle has been covered and that is d theta. तो d theta कितना होगा, that you already know, तो d theta क्या हो जाएगा, ओमेगा dt, ठीक है ना? अच्छा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसलिए स्पीड तो ओमेगा आर, अभी भी ओमेगा आर ही होगा, है या नहीं? अब एक काम करते हैं, ये जो ओमेगा आर बनाया मैंने, तो ये अगर डी थीटा होगा तो ये भी ऑब्वियसली डी थीटा होगा, यानी ये जो ओमेगा आर है आफ्टर सम टाइम, ये जो ओमेगा आर है, ये देखो अच्छे से, उसका ये एंगल हो गया डी थीटा। So this will become so the velocity after some time will become omega r cos d theta, है ना, into ET। देख लो अच्छे से, और ये क्या हो गया, ओमेगा आर साइन डी थीटा माइनस ई आर। बस यही क्रिटिकल स्टेप है, यही क्रूशियल स्टेप है। ये आ गया तो यानी सब कुछ आ गया, ये नहीं आया तो थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। नाउ इज दिस फिगर कंफर्टेबल, एनी क्वेरी इन दिस? तो बेसिकली मैंने क्या किया जरा समझो, मैंने ओमेगा आर लिखा इनिशियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, थोड़ी देर बाद dt टाइम बाद ये हल्का सा ऐसे हो गया होगा, वेरी स्मॉल एंगल। अभी तो मैंने तो बड़े बड़े एंगल बनाया, क्योंकि अगर स्मॉल एंगल बनाऊंगा तो इतना कंजेस्टेड फिगर होगा कि समझ में ही नहीं आया, इसलिए मैंने तो थोड़ा सा खैर बड़ा एंगल बनाया। बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज फॉर वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स इन अ वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ dt। तो ये हो गया थोड़ी देर के बाद का वेलोसिटी, तो आई कैन राइट इट एज v dt। v dt means velocity after a time interval of dt, है ना, स्टार्ट तो 0, so that will be equal to minus of omega sin d theta er plus omega cos d theta et। अच्छा, हमें पता है कैलकुलस में, हमने जब हमने कैलकुलस डिस्कस किया तो हमने पढ़े भी क्या, दैट
for very small angles, cos d theta is equal to 1 and sin d theta is approximately taken as d theta. ये हमने पहले भी पढ़ा, तो मैं उसका फायदा उठाऊंगा, मैं उसको यूज करने वाला हूं, तो मैं क्या लिखूं? तो therefore डेल्टा v क्या आएगा? अच्छा चलो पहले इसको अप्रोक्सीमेट लिख लिया जाए, चलो ठीक है पहले लिख लेते हैं। डेल्टा v क्या होगा? ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो फाइनल वेलोसिटी ये लिख देता हूं माइनस ओमेगा sin d theta is approximately d theta, तो d theta या प्लस ओमेगा r cos d theta, ना cos d theta is approximately equal to 1 है ना, तो यानी ये हो जाएगा ओमेगा r dt, जो क्या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ये वाला ओमेगा r dt। देख लो, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? ये वाला, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा ओमेगा आ गया, सॉरी डेल्टा वी आ गया, therefore dv भी कह सकते हो इसको, लेट्स कॉल इट एज dv ओनली, तो therefore dv वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया? ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? माइनस ओमेगा डी थीटा, तो माइनस ओमेगा डी थीटा ई आर ऐसे, तो therefore a वेक्टर क्या होगा? dv by dt is equal to minus omega d theta by dt into r, यानी a वेक्टर आ गया माइनस, now what is d theta by dt? d theta by dt is nothing but omega, है ना, तो अगर मान लो अभी क्या आ गया, माइनस ओमेगा और डी थीटा dt क्या है? ओमेगा है या नहीं, तो इन दैट केस क्या हो गया? माइनस ओमेगा इंटू आर ओमेगा, यानी ओमेगा स्क्वायर आर इंटू ई आर। यानी देखो पहले तो स्टेप्स देखो, ये थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से डिराइव किया, बुक्स में कई बार थोड़ा अलग तरीके से डिराइव करते हैं, तो वो भी एक बार देख लो, है ना, तो वो भी एक मेथड है, वो भी सीख लो, और मैंने हल्का सा अलग मेथड से डिराइव किया, तो वो भी सीख लो, और देखना कोई ज्यादा कठिन कुछ नहीं कि वो ज्यादा कठिन है ये ज्यादा कठिन है, ये मैंने और ऑर्गेनाइज तरीके से किया, मैंने दो इंपॉर्टेंट वेक्टर्स रेडियल वेक्टर टेंजेंशियल वेक्टर के हिसाब से, और मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कवर कर रहा हूं, इज दैट दो इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी स्पीड नहीं बदल रहा है लेकिन एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये देखो डायरेक्शन 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 डायरेक्शन, सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट इज द रीजन फॉर एक्सेलरेशन? इट इज व्हाट? चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, ओके, अभी क्वेश्चंस कुछ आया हुआ है, and that is from Deham and Som. Deham has asked कि ये ET और ER क्या है? मैंने पहले ही बोला कि चलो ठीक, समझ गया, पहले पूछा तब समझ गया सर। चलो ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, Som has asked कि ER क्या है, तो वैसे तो मैंने बता दिया, फिर भी एक बार बता देता हूँ। मैंने पहले बोला कि कोई एक सर्कुलर मोशन वाला बॉडी घूम रहा है, तो वो किसी ना किसी पॉइंट का वो पिन किया गया, दैट इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। मैंने एक बार भी सेंटर ऑफ बॉडी नहीं बोला, ध्यान रखना, सोम सुनो अच्छे से। और फिर क्या, उस सेंटर से, कौन से सेंटर से? ज्योमेट्रिकल नहीं बोला, सर्कुलर मोशन के सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करो जिस पॉइंट के बारे में तुम इंटरेस्टेड हो, तो वो इस बार कौन सा पॉइंट है? वो ये वाला पॉइंट है इसके, सो आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस पी। तो सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन से लेके उस पॉइंट तक के जो लाइन है वो होता है रेडियल डायरेक्शन। उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिया, दैट इज व्हाट आई हैव कॉल्ड एज ER, और जहां पे पॉइंट है वो रेडियस है और टेंजेंट है, तो टेंजेंट के अलोंग एक और यूनिट वेक्टर ले लिया, एंड दैट वी हैव डिफाइंड एज ET। तो खैर इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं आया, क्यों? क्योंकि ET के अलोंग तो कुछ आया ही नहीं, सब कुछ क्या हो गया? ER आ गया। यानी व्हाट इज द कंक्लूजन? सो इफ आई हैव टू लेट्स से राइट अ लाइन, सपोज मुझे एक लाइन लिखना है, एक लाइन का कंक्लूजन लिखना है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताओ, तो क्या बताओ? जल्दी बताओ, क्या बताओगे? थोड़ा साइड हो ना। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो एक्सेलरेशन के बारे में बताना है एक लाइन में,
डायरेक्शन, तो क्या बताओ? ऑलरेडी आ चुका है आंसर, टुवर्ड्स द सेंटर। जसराज बोल रहा आउटवर्ड्स, नो आउटवर्ड्स नहीं, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ठीक है, तो यानी हम बोलेंगे द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन क्योंकि सेंटर कई बार थोड़ा कंट्रोवर्शियल वर्ड हो जाता है, क्योंकि अगर गोल वाला बॉडी होगा तो उसका खुद का एक सेंटर होगा, जो कि जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। देख लो अच्छे से, यानी इट इज व्हाट द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। आई होप दैट्स ओके, ठीक है ना? चलो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इन दैट केस एक बॉडी के पास हमेशा एक एक्सेलरेशन है, एंड दैट इज टुवर्ड द सेंटर। क्योंकि वो रेडियस के अलोंग है, इसलिए इसके दो नाम है, कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि रेडियस के अलोंग है, ये देखो रेडियस के अलोंग है, टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियस के अलोंग है, ये होता है रेडियस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन। एक और उसका नाम है, और ये थोड़ा ग्रीक टाइप का नाम है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्री मतलब सेंटर, ठीक है ना, और पीटा मतलब होता है टुवर्ड्स। पीटा मतलब पिटाई करना नहीं होता है ग्रीक में, यानी अगर कोई ग्रीक वाला मिल जाए तुमको और बोला पीटा, तो ये मत समझो कि वो गुंडा है, ठीक है ना। पीटा मीन्स टुवर्ड सेंटर, ठीक है ना। तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बस ये दो नाम है, एक रेडियल हो गया और एक है सेंट्रीपिटल, ठीक है। इसका डेरिवेशन मैंने कर दिया। सर यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगी। मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं। नाउ अरियंत सेट के, लेकिन आपने जो डेरिवेशन किया ये तो ट्रू ओनली फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स ऑफ थीटा है, डी थीटा है ना। देखो जरा सोचो, जो हम लोग इस वक्त निकाल रहे हैं वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू में हमेशा इंटरवल बहुत छोटा लिया जाता है। इनफैक्ट वो छोटा ही नहीं, द लिमिट ऑफ दैट इंटरवल टेंड्स टू 0, तब के लिए वैलिड है। तो उसी के लिए हमने डिराइव किया, और इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हम लिखते हैं cos d थीटा 1 और sin d थीटा approximately d थीटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कोई क्वेरी? ये देख लो अच्छे से, कॉपी करना है कॉपी कर लो फटाफट। चलो, आई थिंक नाउ लेट्स डू दिस। चलो, यानी अभी हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कंसीक्वेंसेस। वैसे इससे क्वेरी भी बनता है दैट कोई भी एक्सेलरेशन के लिए फोर्स भी चाहिए होता है, तो इसलिए टुवर्ड्स द सेंटर का जो एक्सेलरेशन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड बाय अ जेनरिक नेम सेंट्रीपिटल फोर्स। खैर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ में बाद में, इसलिए अभी टेंशन मत लो। बट द थिंग इज दैट यस, देयर इज अ फोर्स एसोसिएटेड विद दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस लिए होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सिमिलरली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस वजह से होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग जो है अगले चैप्टर में और अच्छे से डिटेल में करेंगे। फाइन, चलो नाउ लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन में भी। and that is, सपोज यहां से 37, सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट निपटा लेना, ठीक है ना। चलो फाइंड आउट द वेलोसिटी एट पॉइंट P सर and the acceleration at point P। हाँ जी, सर अब जो डेरिवेशन में हमने वो जब हमने रेडियल वेलोसिटी देखी थी, जो भी था रेडियन में देखा था, तो वो नेगेटिव इसलिए लिया था ना कि वो पॉइंट से सेंटर की तरफ था।
अभी जो ड्राइव करा था हाँ उसमें जो था WR sin d थीटा अच्छा ठीक है, वो एक्चुअली हाँ समझ गए। देखो इनिशियली तो देखो सब कुछ टेंजेंशियल था, बाद में थोड़ी देर बाद में ऐसे वेलोसिटी हो गया है ना, तो थोड़ा एंगल पे हुआ, तो एंगल वाले को मैंने रेडियल और टेंजेंशियल में कंपोनेंट कर दिया। तो वो रेडियल वाला वो साइन डी थीटा था और टेंजेंशियल वाला कॉस डी थीटा था। तो कॉस डी थीटा तो अप्रोक्सीमेटली 1 है, इसलिए उसका खत्म हो गया। और कुछ पूछ रहे थे, मैं आंसरिंग का क्वेश्चन या कुछ और दिमाग में? नहीं से वो नेगेटिव लिया था ना हमने, वो रेडियल वाला अच्छा हाँ हाँ ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हमने ER को कैसे डिफाइन किया, ER को डिफाइन किया था ऐसे, ये ER था, लेकिन वो जो वेलोसिटी ऐसे आया था तो उसका कंपोनेंट इस तरह था ना, इसलिए माइनस ER लिया। ओके ठीक है, दैट्स व्हाई आई सेड टुवर्ड्स द सेंटर। वो जो टुवर्ड्स वाला वर्ड आ रहा है, टुवर्ड्स वाला वर्ड आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि माइनस ER के टर्म्स में आंसर आया। ठीक है ना, तो चलो मिटा दिया मैंने उसमें, इसके एक्सेलरेशन में माइनस ER आया। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड अभी। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट निपटा लो तो एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगा, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगा, फटाफट करो। पॉइंट P पे वेलोसिटी और पॉइंट P पे एक्सेलरेशन, या एक सिंपल पॉइंट भी रख लो, चलो एक Q भी रख लो, Q इज द टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट Q, एक्सेलरेशन एट पॉइंट, ये तो जल्दी हो जाएगा, इसको बड़ा बता दो फटाफट। मे बी Q का अगर चाहो तो पहले बता दो, जल्दी बताओ। ठीक, आदित्य माथुर ने बताया 40 आई का, तो वेलोसिटी तो हो जाएगा ओमेगा इंटू आर, है ना, 5 इंटू 8 40, और ऐसे घूम रहा है, यानी पॉइंट Q पे वेलोसिटी किधर होगा, इधर होगा, यानी आई क्या, तो पॉइंट P पे वेलोसिटी हो गया 40 आई। सिंपल, ठीक है, और एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर इज 25, आर 8, यानी 200, किस तरफ, टुवर्ड्स सेंटर, तो पॉइंट Q से टुवर्ड्स सेंटर क्या हो गया, ये वाला हो गया, यानी माइनस 200 ठीक है। सिंपल स्टफ एक्चुअली। अब आते हैं इस पे क्या होगा, देखो क्योंकि ओमेगा ऐसा है तो यानी वेलोसिटी इस तरफ होगा तो इतना ही, A1 40, और उस 40 को तुमको कंपोनेंट करने पड़ेंगे, है ना, तो कैसे करोगे ना, ये 37, तो फिर ऑब्वियसली ये भी 37 होगा, ये 53 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, एंड ये दो कंपोनेंट आएंगे। यानी अगर मैं वेलोसिटी को देखता हूं, बी वेक्टर ये वाला, तो ये हो गया 40 और ये एंगल हो गया 53 डिग्री, दिख रहा है, तो ये एंगल हो गया 53 डिग्री, ऑब्वियसली फिर ये एंगल 37 हो जाएगा, और ये कंपोनेंट्स, तो ये 40 cos 37 है, 4/5 यानी 32, और ये हो गया 40 sin 37, है ना, तो sin 37 3/5 यानी 24। ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P हो गया -24 आई का, -32 जी का। ठीक है, -24 आई का, -32 जे का, दैट्स द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होगा, 200 है, वैल्यू तो वही होगा क्योंकि आर वही है, ओमेगा वही है, तो इसकी वैल्यू वही होगा, बस ये कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर, तो टुवर्ड्स सेंटर का मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन विल बी लाइक दिस इज दिस 200। ठीक है, तो इसको भी जो है कंपोनेंट कर लिया जाए, तो यानी बेसिकली ये तो वेलोसिटी वेक्टर के लिए हो गया, अब हम एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए 200 हो गया, और ये जो एंगल ये 37 है, यानी ये एंगल 37, और ये हो गया 53।
You get 200 cos 37, यानी 200 into 4 by 5, यानी 160. You get 200 into 3 by 5, यानी 120. बस सिंपल क्वेश्चन, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है. ये हो जाएगा -160 I cap प्लस 120 J cap. ये आंसर है. तो ऑलरेडी आंसर आ चुका है कईयों के. ठीक है, यशु ने एकदम सही आंसर दिए हैं और यशु के वेलोसिटी का आंसर पूरा सही है. हाँ ठीक है, यशु के पूरा आंसर सही है. देहम ने भी सही दिए हैं, शेषी भी दिए हैं, हर्षित, देहम. ठीक है, गर्भ ने भी दिए, बट गर्भ एक पार्ट के दिए. चलो गुड जॉब. ठीक है ना. दैट्स हाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. राइट. चलो अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर अब हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज if the center is moving. Now, if the center of circular motion is moving, if the center of in that case क्या हो जाएगा? In that case वो सेंटर वाला वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगा. ठीक है, यानी इन दैट केस क्या होगा ना, वो सेंटर वाला वेलोसिटी भी ऐड होता है. मतलब समझो, मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये एक डिस्क है, ये डिस्क घूम रहा है, मान लो ओमेगा कुछ लेंगे, मान लो ओमेगा है 5 रेडियन पर सेकंड और जो रेडियस है वो है सपोज 4 मीटर. ठीक है, एंड लेट्स से द सेंटर इज आल्सो मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड. यानी अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ऐसे 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 एक ही जगह पे खड़े खड़े घूम रहा है. अब क्या हो रहा है, घूम भी रहा है और साथ में उसका जो सेंटर है वो भी साथ साथ जा रहा है. ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया. कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. जरा इमेजिन करो, सपोज जैसे मान लो मेरे कमरे में एक सीलिंग फैन. ऐसे देखा होगा कभी कभी ट्रेन में भी सीलिंग फैन होता है, कभी कभी गए होंगे तो आई डोंट नो व्हेन यू हैव वेंट. तो वो सीलिंग फैन जब प्लेटफॉर्म में स्टेशन में ट्रेन रेस्ट पे है तो क्या होगा, सेंटर फिक्स. वही ट्रेन जब चल रहा है तो दैट के सेंटर भी मूव कर रहा है और साथ साथ जो ब्लेड्स है वो भी घूम रहा है. यानी उसका मोशन कुछ अगर विजुलाइज किया तो समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे चल रहा है. ऐसे में क्या होगा, अगर मैं सेंटर पे खड़े हो जाऊंगा, तो मुझे तो वो टेंजेंशियल दिखेगा वेलोसिटी और रेडियल दिखेगा एक्सेलरेशन. क्यों? अगर मैं सेंटर पे खड़े हो जाऊंगा, सेंटर में सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, तब तो मुझे ट्रेन का मोशन के बारे में एहसास नहीं हो रहा. मैं सिर्फ देख रहा हूं अपने आसपास एक सर्कुलर मोशन चल रहा है. बट अगर मान लो मैं ग्राउंड पे आ जाता हूं, इन दैट केस क्या होगा, वो जो सर्कुलर मोशन है वो तो होगा ही होगा, साथ में सेंटर का वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगा हर पॉइंट के लिए. ठीक है ना. सो देयरफॉर लेट मी आस्क अ सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट, एंड दैट इज सपोज ये पॉइंट P हो गया, ये हो गया Q और ये हो गया M. ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिकली एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे. चलो एक n भी डाल दो. चलो तो गिव यू अ सिंपल क्वेश्चन. यानी तुमको क्या करना है, M N P Q इनके वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर बताना. और नॉट ओनली दैट, ये जो मैंने वेलोसिटी के बारे में बताया, ये हो सकता है कि एक्सेलरेशन के बारे में भी हो, क्या पता है या नहीं. तो मान लो ये पॉइंट जो है ना, सेंटर का ये सेंटर का है. मान लो सेंटर जो है इज नॉट ओनली मूविंग विद वेलोसिटी बट इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन आल्सो. हो सकता है. तो लेट अस से उसका एक्सेलरेशन भी है 4 या 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया हुआ इन दिस डायरेक्शन. यानी दोनों ही आई कैप. कल को हो सकता है कि अलग अलग डायरेक्शन में भी होगा, कल को हो सकता है कोई एंगल पे होगा, कोई दूसरे एंगल पे होगा, कुछ भी हो सकता है. इसलिए हमने एक सिंपल सा चीज से स्टार्ट किया है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना मुझे आता है. और अब मैं निकालना चाहता हूं वेलोसिटी एक्सेलरेशन व्हेन द
body is moving also. Something like a wheel of a car. Wheel of a car कोई स्टेशनरी चीज तो है नहीं. Wheel of a car क्या होता है? जमीन पे भी आगे चल रहा है और साथ साथ सर्कुलर मोशन भी कर रहा है या नहीं? तो दिस इज सिमिलर टू दैट. ये जो मैंने दिया है, दिस इज सिमिलर टू दैट, है ना? चलो फटाफट करो जरा, ठीक है ना? अब क्योंकि बहुत बड़ा है, तो therefore I'm just giving you half a minute time or maybe a minute's time. In the meanwhile, you just complete the chart as much as possible, and then I will start solving. ठीक है ना? जल्दी करो. हाँ, in the meanwhile एक क्वेश्चन अंश के भी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज भी हुआ था इनिशियली, ढंग से मुझे समझ में नहीं आया था, तो मिसलीड भी हुआ था. एक वो क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और भी आया है. किसने दिया? ये अर्नव ने दिया. चलो ये क्वेश्चन अभी भी आया, देखते हैं क्या है इसमें. ठीक, अच्छा अर्नब, इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में 2D मोशन के अलावा भी कुछ चीजें हैं, ठीक है ना? तो चलो ठीक है ना, कुछ चीजें और भी है. अच्छा हाँ, अरियंत ने भी एक क्वेश्चन दिया है एयर ड्रैग के ऊपर. चलो एयर ड्रैग का वैसे मैंने क्वेश्चन एक कराया था, अगर याद होगा, केवी करके. तो अरियंत तुमने जो क्वेश्चन दिया वो है केवी स्क्वायर. तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो जस्ट द इंटीग्रेशन टाइप इज स्लाइटली डिफरेंट, अदरवाइज सिमिलर. अच्छा एनीवे, लेट्स डू द क्वेश्चन, या इसको खत्म करते हैं फिर वो क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं. आयुष ने आंसर सेंड किए हैं कुछ कुछ. चलो अब मैं शुरू करता हूं. वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो रहा है देखो, m पॉइंट का, m पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? ऊपर की तरफ. इसका तो वेलोसिटी इधर, इसका वेलोसिटी इधर, इसका वेलोसिटी इधर. तो m का हो जाएगा ओमेगा r, यानी 20 j कैप और 6 i कैप, यानी 6 i कैप प्लस 20 j कैप. p वाले में क्या होगा? 20 i कैप, 20 ओमेगा i कैप और साथ में 6 i कैप, यानी 26 i कैप. ये हो गया p पॉइंट. n पॉइंट का क्या होगा? 6 i कैप एंड 20 j कैप, मतलब माइनस j कैप, ठीक है? और q पॉइंट का क्या होगा? 6 i कैप एंड माइनस 20 i कैप, है ना? ओमेगा, यानी माइनस 14 i कैप. ये हो गया 4 वेलोसिटीज. आई होप दैट्स ओके. नाउ सी Q, सॉरी ए एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन में क्या दो एक्सेलरेशन होगा. एक 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो होगा ही होगा, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, 24 i कैप, 24 i कैप, 24 i कैप, 24 i कैप, वो तो मैं सब में लिख देता हूँ. 24 इसके सेंटर के 24 होने के कारण, यानी ये बॉडी कुछ सर्कुलर मोशन करे ना करे, 24 का तो होगा ही एक्सेलरेशन. तो 24 i कैप हो गया. और क्या, और क्या? ओमेगा स्क्वायर आर. तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? 25 और आर क्या होगा? 100. तो 100 होगा. 100 कहां पे कैसे वो देखना पड़ेगा. जैसे किससे स्टार्ट करें? एम से स्टार्ट करते हैं. एम में ओमेगा स्क्वायर आर इस तरफ, यानी प्लस ओमेगा स्क्वायर आर 100 आई, तो प्लस 100 आई, यानी 124 आई. एन पॉइंट पे ये ओमेगा स्क्वायर उल्टे तरफ होगा, तो 24 आई माइनस 100 आई, यानी माइनस 76 आई. हाँ, कई सारे आंसर्स आ रहे हैं. अब इतने सारे आंसर्स हैं तो बहुत लोगों ने टाइप नहीं किया होगा, मैं समझ रहा हूँ, बट आई होप यू आर डूइंग. ठीक है ना? एक डाउट भी आया था किसी का, दैट इज अरियंत ने पूछा है, एंड दैट इज वी डिडंट कंसीडर अकाउंट. मतलब सर एक्सेलरेशन नहीं लेंगे वेलोसिटी फाइंड करने में, टाइम टी पर. एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, और ये जो 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते इधर है 24 आई का, तो देखो 24 आई का तो सब में ले. सर वेलोसिटी फाइंड करने में. नहीं नहीं, इस इंस्टेंट का पूछा गया. 5 सेकंड बाद क्या होगा आई डोंट नो, वो तो अलग कहानी है. इस इंस्टेंट पे पूछा है, तो देयरफॉर इस इंस्टेंट पे तो यही वैल्यूज होंगे. उसके सेंटर का वेलोसिटी है ना, और उसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी,
इन दोनों का वेक्टर सम, तो वही हमने हर जगह किया, वेक्टर सम करके मैंने रिजल्ट लिख दिया। इसमें अगर दिक्कत है कहां से आ रहा है तो पूछेगा तो मैं बता दूं। वैसे मैंने क्या किया, सब में 6i कैप ऐड किया, 6i कैप तो सब में ऐड हुआ, और फिर अपना अपना टेंजेंशियल वेलोसिटीज को डायरेक्शन में देखते हुए याद किया, तो कई बार डायरेक्ट ऐड हो गया, कई बार आई और जे अलग अलग रह गया, अलग अलग टाइप का कंफ्यूजन है। दैट्स ऑल। पॉइंट पी में क्या होगा, एक्सेलरेशन हो गया 24i कैप, वो तो ये वाला, और एक ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो गया माइनस जी, यानी -100 जी कैप। और पॉइंट क्यू में क्या होगा, 24i कैप तो है ही है, और ओमेगा स्क्वायर आर ऊपर की तरफ, यानी जे कैप, यानी प्लस। Everybody is having a feel of what I'm doing? वैसे तो कई सारे आंसर्स आए हुए हैं, but it's very difficult to read out all of them. Okay, ओम says कि Q की वेलोसिटी वाला पार्ट बता दो। Q का वेलोसिटी, हाँ Q का वेलोसिटी हुआ कि 6 मीटर पर सेकंड तो सामने की तरफ, तो 6i, वो तो सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन है, और ओमेगा आर देखो, वेलोसिटी ओमेगा आर ये देखो -20 है, यानी Q वाला आंसर आया कैसे, +6i -20 है करके Q वाला है। और किसी में कोई डाउट है? चलो ठीक है, इट्स ओके नाउ, राइट। तो ये हो गया वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कल तक हम लोगों ने लिया था स्टेशनरी बॉडी, यानी एक जगह पे घूम रहा है, और आज हम ले रहे हैं घूमते घूमते आगे जाने वाला, लेकिन यूनिफॉर्म। तो ऑब्वियसली विल आस्क क्वेश्चन का यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो क्या होगा, वो भी करेंगे, धीरे धीरे एक एक करके करते हैं। इन द मीनवाइल थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कर लेते हैं, मे बी अभी एक क्वेश्चन आया उसको एक बार डिस्ट्रैक्शन के फॉर्म में देख लेते हैं। दैट इज लाइक दिस, कि ये ऐसे करके यू स्पीड से कुछ एक पार्टिकल को फेंका गया है, और वो ऐसे स्ट्राइक करता है, ठीक है ना, ऐसे स्ट्राइक करता है, और बोल रहे हैं कि डज नॉट बाउंस, डज नॉट बाउंस। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस पॉइंट के अबाउट y और x का बोलेंगे पाथ इक्वेशन, और फिर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये सब दिया हुआ है, ये डिस्टेंस d वगैरह, इसमें ना वैल्यूज दिया हुआ है। मैं अब इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं जिस क्वेश्चन को टारगेट कर रहा हूं जरा वो देखो। बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, देखो u दे दिया है, 5√5, ठीक है, और tan अल्फा दे रखा है हाफ, ये अल्फा है, और दे रखा है tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2, ये दे रखा। फिर बोल रहे हैं कि कितना दूर है, ठीक है, ये दिया हुआ 10/3 मीटर, और इसका एंगल दे रखा है 37 डिग्री। सो देयरफॉर इसके कैलकुलेशंस करने आसान है। तो यानी बेसिकली क्या है कि प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिल जाएगा, कर लोगे ना सर? एक बार स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बता दो। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए y = mx + c, तो उसके लिए c चाहिए। c क्या होगा, नेगेटिव होगा, m पता चल गया, तो मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या लिखूंगा, y = m into x। सर मैंने वो लिया नहीं था पहले। हाँ कोई नहीं, प्लस c क्या होगा, यहाँ वाला, तो वो भी आसान है। क्यों, अगर ये 37 तो ये भी 37, तो tan 37 डिग्री क्या होता है, 3/4 है ना, तो tan 37 डिग्री क्या होगा, ये अगर c लेते हो या कुछ भी ले लो, y0 ले लो, चलो, यानी y0 by 10/3 is equal to 3/4, है ना, tan 37 डिग्री। तो therefore y0 आ गया इक्वल टू 10/4 यानी 2.5, तो -5/2, ठीक है, -5/2, तो ये इसका इक्वेशन आ गया। और सब दोनों को इक्वेट कर दें अब। हाँ, दोनों के y को इक्वट कर दो तो एक्सपोनेंट आ जाएगा, है ना। दैट इज द हाउ टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें थोड़ा सा ना और भी चीजें इन्वॉल्व है ना।
क्या पूछा है देखो उसके बाद वाले क्वेश्चन में। नाउ दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, बाकी लोग भी अच्छे से सुनो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपने क्लास में भी कर रखा है, पहले भी किया हुआ है। आई होप यू कैन डू इट। आई डोंट थिंक इट विल बी मेजर प्रॉब्लम। जो बाद वाला क्वेश्चन है वो ज्यादा कठिन है। बाद वाला क्वेश्चन बोल रहे कि डज नॉट बाउंस, तो बोल रहे हैं मैक्सिमम कितना जाएंगे, है ना। वो चैलेंजिंग है थोड़ा सा। क्यों? उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि इस समय इसका वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया तो उसके हाइट वाइट आ जाएगा, तो उससे वेलोसिटी निकल जाएगा और एंगल वैंगल सब आ जाएगा। ये जो वेलोसिटी है इसके ये वाले कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाउंस नहीं कर रहा है, जो कि परपेंडिकुलर टू द स्लोप, लेकिन ये वाला कंपोनेंट रह जाएगा। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे बट थोड़ा समय आने दो। जब हम लोग वर्क एनर्जी पावर करेंगे और कोलिजन्स, उसमें 4 चीजें, वर्क एनर्जी पावर कोलिजन्स। जो कोलिजन वाले पार्ट है उसमें हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि ये जो कंपोनेंट रह गया, अब पता है क्या होगा, उस कंपोनेंट को लेके ये थोड़ा सा आगे जाएंगे कुछ ऐसे। तो क्वेश्चन इज आस्किंग कि ये पार्टिकल मैक्सिमम कितने हाइट तक जा सकते हैं। ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम है, पता है प्रॉब्लम क्या है कि देखो ये भी तो एक मैक्सिमम हाइट है, ये तो प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन से या प्रोजेक्टाइल के जो फॉर्मूला है उससे आ जाता है, उसको साइंस का θ/2g से, और यहां से थोड़ा सा ऊपर भी जाएंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि ये वाला बड़ा होगा या ये वाला बड़ा होगा। ये बात से क्यों, आपने तो बता दिया ऑलरेडी कि वो ऊपर, वो तो मैंने ड्राइंग बनाया, कल को ड्राइंग तो ऐसे नहीं हो सकता है, कल को ड्राइंग तो ऐसे भी हो सकता है। ये देखो यहां से जाके यही तक गया और ये ज्यादा बड़ा, ये छोटा निकल गया, ये बड़ा आ गया। तो मैंने हैंड ड्रॉन फिगर बनाया, इसमें ये छोटा बनाया और उसकी जो हाइट है वो बड़ा बना, ज्यादा बना। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये छोटा है और वो बड़ा है, तो देखो कौन सा होगा मुझे नहीं पता, कौन सा होगा ये मुझे भी नहीं पता। आई एम ओनली सेइंग कि ये जो ऊपर जाएंगे उसके बाद वो किस बेसिस पे जाएंगे, वो ये होगा कि यहाँ का जो वेलोसिटी है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट खत्म हो जाएगा बिकॉज इट डज नॉट बाउंस। तो क्या होगा, जो पैरेलल कंपोनेंट है, जो पैरेलल कंपोनेंट है इंक्लाइन प्लेन पे, उस कंपोनेंट को लेके फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे। वो तो अलग से काउंट कर सकते हो, फिर हाइट निकालो इसका। तो देखो द सेकेंड पार्ट इज अ मोर इन्वॉल्व क्वेश्चन, द सेकेंड पार्ट इज अ मोर इन्वॉल्व क्वेश्चन। ठीक है ना, तो दैट्स हाउ इट इज। और अगर मान लो ये बोला है कि इट स्टिक्स टू द ग्राउंड, है ना, अगर मान लो बोला स्टिक्स टू द ग्राउंड यानी यहाँ पे जगह चिपक गया सपोज, तो इन दैट केस क्वेश्चन अलग हो गया। इन दैट केस क्या होगा, फिर इसका हाइट और इसका हाइट निकालो, जो ज्यादा होगा वही आंसर होगा। नाउ यू माइट से जो ज्यादा होगा का मतलब क्या हुआ, यही तो ज्यादा होगा। ये क्यों ज्यादा होगा, देखो ये फिगर मैंने जब बनाया उस हिसाब से तो ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन कल को फिगर ऐसे भी तो हो सकता है। ये देखो हो सकता है कि इसके मैक्सिमम हाइट कहीं और होना था और वो यहीं पे स्ट्राइक कर गया, तो फिर तो ये मैक्सिमम हाइट ज्यादा हुआ, ये कम हुआ ना, फिर कौन सा होगा, फिर ना मैक्सिमम हाइट कौन सा हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा, ये तो उसके आगे होने वाला। तो देखो लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए क्वेश्चन जब तक न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करते हो तो ऐसे आइडिया लगाना मुश्किल है। बट हाँ, अगर मान लो चिपक जाता है इन दैट केस उस चिपकने वाले पॉइंट का हाइट और जो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट, उन दोनों को कंपेयर करो, आंसर आ जाए। ठीक है ना, पता चल जाएगा कि भाई क्या होने वाला। ठीक है ना, और अदरवाइज क्या होगा कि तुमको जो है ये वाला अगर क्वेश्चन हुआ दैट केस इट्स अ लॉन्ग एंड आर्डुअस क्वेश्चन इन द सेंस कि थोड़ा टाइम लगेगा। सर मेथोडोलॉजी तो बता दिया। हाँ जी बेटे। सर इसी क्वेश्चन में सर वो तो जो जो प्रोजेक्टाइल है सर, वो तो मतलब अगर ऊपर जा रहा है तो मतलब वो मैक्सिमम हाइट से ऊपर ही होगा ना सर। अगर नीचे वाले टाइम पे तो उसकी कुछ वर्टिकल वेलोसिटी होगी नहीं, मतलब ऊपर की तरफ जो ऊपर हाँ, लेकिन चढ़ेगा। पता चक्कर क्या होता है ना, देखो अगर ऊपर की तरफ वेलोसिटी तो हुआ, लेकिन अगर ज्यादा नहीं हुआ तो हो सकता है बहुत कम जाए, है ना, अरे गेटिंग इट। तो देयरफॉर कहना मुश्किल है। पर हाँ, अगर ऐसे हुआ कि मान लो अभी क्लाइंब कर रहा था, यानी अभी और क्लाइंब कर रहा था, अभी ये सब तो चीजें चेक करके पता चलेगा ना। तो अगर क्लाइंब कर रहा था तो इन दैट केस ऑब्वियसली इस साइड से तो भी ज्यादा ही जाएगा, फिर यहाँ पे वो ऑब्वियस हो गया, है ना। बट अगर मान लो हल्का सा नीचे आ रहा था पर ऐसे हुआ कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अभी भी ऊपर की तरफ, तो इन दैट केस मैक्सिमम हाइट और इन दोनों में से एक चॉइस आएगा जो कि तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एट द एंगल एट व्हिच इट इज स्ट्राइकिंग। ठीक है ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एंगल एट व्हिच इज स्ट्राइकिंग।
unless you solve the question a little bit ahead, तो कोई prediction तो हम नहीं कर पाएंगे. But I've just given you a general approach towards various situations that can happen. ठीक है ना? Did that clear things now? यस सर. सर कल मैंने इसको ट्राई किया था जिस तरीके से आप बता रहे हो, बट हाँ. मैंने केस किया था कि जब बॉडी स्टिक्स टू द ग्राउंड, उसमें आंसर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था. बॉडी स्टिक्स मतलब यहीं पे स्टिक कर गया. यस सर. मतलब ये क्वेश्चन जब हमें भेजा था कोचिंग वाले टीचर ने, उन्होंने कहा था कि ट्रैजेक्टरी में हाईएस्ट पॉइंट बताओ. उन्होंने ये स्पेसिफिकली नहीं कहा सर. जब फिर जी में टीचर ने क्वेश्चन दिया था मैं, तो वो कहते हैं कि ट्रैजेक्टरी में हाईएस्ट पॉइंट बताओ सेकंड पार्ट की जगह. तो उसमें से मैंने वो वाला केस लिया था कि स्टिक्स टू द ग्राउंड. समझ गया. देखो इन दैट केस पता है क्या है ना, उसका जो आपको अगर स्टिक वाला है, अगर यहीं पे चिपक जाता है, तो इन दैट केस क्या करो कि क्योंकि तुम इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल चुके हो, तो उससे x by u cos थीटा करोगे तो उसका टाइम आ गया. वो टाइम अगर मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे से ज्यादा है. यस सर, मैंने यही करके देखा था कल. हाँ, तो इन दैट केस क्या होगा ना, मैक्सिमम हाइट वाला ये वाला हो गया. और अगर वो आधे से कम है ना, तो इन दैट केस ये जो हाइट है यही आंसर हो जाएगा. यानी वो टाइम का कैलकुलेशन करना पड़ेगा समवेयर. एक्सक्यूज ठीक है. एक यस सर. कर सकते हो हाँ बेटे. मतलब सेकंड पार्ट को जैसे अप्रोच की, जैसे बताओ बेटे. समझ नहीं. सेकंड पार्ट को जैसे अप्रोच किया वो रिपीट कर सकते हो. हाँ एक्चुअली कल ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, ये वाला, ये तो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए मैं थोड़ा सा बताया. बट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डिस्कसिंग दिस राइट नाउ, कि उसके लिए ना थोड़ा सा और आगे की चीजें बताना पड़ेगा. इन द सेंस कि वर्क एनर्जी पावर कोलिशंस में हम लोग इस टाइप के कई क्वेश्चंस करेंगे जहां पे क्या होता है बताता हूँ. देखो इस तरीके से मान लो ये ग्राउंड हुआ, अब ये पत्थर आया, यूं आया और ऐसे चला. क्यों? बाउंस ही नहीं किया. अब जब बाउंस नहीं करता तो दो टाइप का केस होता है. एक होता है कि बस चिपक गया, खत्म हो गया उसका सब कुछ. और एक होता है बाउंस तो नहीं किया, लेकिन क्योंकि एंगल पे स्ट्राइक किया तो जो बाउंसिंग वाला पार्ट वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो तो रह गया. तो इन दैट केस क्या होगा, ऐसे. तो अब वो जो वेलोसिटी उसके पास रह गया वो कौन सा होगा? दैट विल बी पैरेलल टू द सरफेस. मैं ग्राउंड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, पैरेलल टू द सरफेस. तो यहाँ पे भी मैं यही कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में कई सारी चीजें हो सकता है. ये तो क्वेश्चन के ऊपर क्या है, डिपेंड करता है कैसे दिया हुआ है. कि जैसे मान लो यहाँ पे आके हिट किया, मान लो कुछ एंगल पे, तो उसका बाउंस नहीं कर रहा, मतलब ये वाला कंपोनेंट खत्म हो गया. पर अगर मान लो चिपकता नहीं है, मान लो बाउंस तो नहीं कर रहा लेकिन चिपकता नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा, ये जो कंपोनेंट वो रह गया. अब बताओ अगर मैं इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे करके बॉडी को जस्ट स्ट्राइक कर देता हूँ, तो समझ लो कि वही वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ. ऐसे कुछ विजुअलाइज कर लो, तो उसके बाद यहाँ तक जाएंगे, वो तो निकाल ही सकते हो ना. कैसे ना, अगर मान लो इसका इनिशियल वेलोसिटी सपोज u है और इसका एक्सीलरेशन तो मालूम ही है कि अगर ये 37 डिग्री है तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, g sin 37. तो यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 होगा, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 g sin 37 डिग्री into some kind of d वगैरह जो भी होगा, d dash. तो what I'm trying to say is that उसको निकाला जा सकता है. तो अगर ऐसे कुछ है क्वेश्चन में, तो इन दैट केस क्या होगा, एक बार ये मैक्सिमम हाइट निकालो, एक बार उसका भी निकालो. अब ये इतना दूर तक जाएंगे कोई जरूरी नहीं है. हो सकता है कि बहुत कम ही वेलोसिटी रह गया तो थोड़ा सा ऊपर गया, तो मान लो यहाँ से बस यहाँ तक गया और ये ऊपर, हो सकता है कि कोई भी ऊपर हो सकता है. I mean, what I'm trying to say is that I'm just giving you some different generalized ideas of approach. ठीक है ना. बाकी एग्जैक्टली कौन सा होगा वो तो देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करके तभी पता चलेगा. ठीक है ना. फाइन, देख लो अच्छे से. चलो आई थिंक एक और क्वेश्चन आया हुआ है, दैट वाज सेंड बाय अंश 2 days बैक. एक्चुअली 2-3 भेजे थे. एक को लेके मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि उसमें मीनिंग क्या है. उसमें एक फिगर भी था जो कि थोड़ा सा मिसलीड किया था. लेट मी गिव दैट क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन वाज कि एक वेल है, maybe the figure could have been given differently, but चलो कोई नहीं. इनिशियली मैं भी थोड़ा सा क्वेश्चन को लेके वो हुआ था. अब वेल पे क्या क्या, somebody is throwing a ball at the well. मान लो अगर ये वो है, तो मान लो किसी ने ऐसे एक बॉल फेंका है, ऐसे ऐसे, यानी हॉरिजॉन्टल. ठीक है ना. तो हॉरिजॉन्टली फेंका है. अब ये तो इसका
3D व्यू काइंड ऑफ है। तो जब ऐसे फेंकोगे तो क्या होगा, ये बॉल ऐसे करके यहाँ पे हिट कर गया मान लो, फिर यहाँ से फिर कहीं और हिट करेगा इधर से आके, फिर कहीं इधर से आके हिट किया, फिर इधर से गया, फिर ऐसे हिट, मतलब जो भी है, फिर ऐसे हिट किया कोई और वॉल पे, है ना, फिर ऊपर चला गया मान लो इधर, फिर किसी और पे हिट करके ऐसे, या एक मल्टीपल दिस थिंग तो होते रहेंगे। तो कुएं के अंदर, तो यानी इसको अगर टॉप व्यू बनाता हूं तो टॉप व्यू बनता है कुछ ऐसे, टॉप व्यू दिया हुआ है ऐसे, यानी ये एंगल अल्फा है। अब मान लो इधर से थ्रो किया ऐसे कर, तो ये एंगल अल्फा दिया, या चलो वही फिगर ले लो जो मैंने बनाया, वही तो फिगर चेंज कर देता हूं, यानी ऐसे करके एंगल अल्फा पे थ्रो किया। तो क्वेश्चन इज क्या बनाया हुआ है? हाँ बेटे, वेल के अंदर क्या बनाया हुआ है आपने? वो वेल के अंदर बॉडी वेल के साइड को हिट करता है, फिर हिट करके इधर आता है, फिर इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर बाउंस बैक करके फिर वेल के साइड, क्योंकि वेल रेस्ट्रिक्टेड एरिया है ना, तो बॉल उसके अंदर घूमता रहेगा, थोड़ा सा नीचे भी जाएंगे, फिर घूमता रहेगा, फिर ऊपर आएंगे, तो टकराते इधर से इधर टकराएंगे, इधर से इधर के अंदर जो है बॉल चल रहा है, मूव कर रहा है एज ए प्रोजेक्टाइल, बट विथ इलास्टिक कोलिजन, यानी कहीं कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। तो एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि वो बेल के नीचे तक जाएंगे, टकराते 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 नीचे जाएंगे, फिर टकराते टकराते वापस आएंगे ऊपर। तो बोल रहे हैं कि क्या कंडीशन है कि वो बॉल बाहर भी जा सकती, लाइक द बॉल कैन मूव आउट, ठीक है ना। तो उसका ये अप्रोच ही हो जाएगा कि देखो क्योंकि हॉरिजॉन्टल थ्रो किया तो वर्टिकल तो इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ भी नहीं दिया, तो उसको नीचे तक जाने में बेशक टकरा टकरा के जाएगा, बट नीचे जाने का जो पार्ट है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सॉरी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी से हो रहा है, उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कोई रोल नहीं। ये हमने प्रोजेक्टाइल में भी देखा था कि प्रोजेक्टाइल में क्या है कि अगर मान लो वर्टिकल कंपोनेंट से अगर एक पत्थर फेंकोगे तो जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेंगे, अगर मान लो उसी वर्टिकल कंपोनेंट से एक और प्रोजेक्टाइल फेंकते, वर्टिकल कंपोनेंट सेम होना चाहिए, ठीक है ना, मैं वेलोसिटी सेम नहीं बोला, वर्टिकल कंपोनेंट सेम, तो इन दैट केस वो प्रोजेक्टाइल थोड़ा सा आगे जाके गिरेंगे, लेकिन गिरेंगे एक ही टाइम, क्योंकि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट इज टोटली ए फंक्शन ऑफ vy एंड नॉट vx। तो यहाँ पे भी वही है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h by g, ये h। तो कंडीशन है कि द बॉल कैन मूव आउट, तो रेडियस जो भी लेना है वो ले लो, है ना, ये हो गया। तो बेसिकली क्या है कि देखो ये अगर यहाँ पे हिट करता है तो ये एंगल अल्फा होगा, तो ये भी एंगल अल्फा होगा, क्यों, क्योंकि ये आर है, ये अल्फा और अल्फा वर्टिकली ऑपोजिट। फिर वहां से जब हिट करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, ये भी अल्फा होगा, है ना, तो ये आर है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना, तो फिर ये भी अल्फा हो जाएगा, फिर ये अगर आर है तो ये भी अल्फा होगा, यानी कि अल्फा एंगल से चलता जाएगा। और अगर देखोगे तो हॉरिजॉन्टली हर बार कितना जा रहा है ना, तो कितना जा रहा है देखो जरा, हॉरिजॉन्टली जा रहा है आर कॉस अल्फा का डबल, इसमें भी देखो आर कॉस अल्फा का डबल, इसमें भी देखो आर कॉस अल्फा का डबल, यानी वो ऐसे टकरा है, ऐसे टकरा है, ऐसे टकरा है, यानी हॉरिजॉन्टली देखो तो ऐसे टकराते रहेंगे, ऐसे ऊपर से देखोगे, लेकिन अगर वर्टिकली देखोगे तो वो नीचे भी आ रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके नीचे, फिर बाउंस करके ऊपर, फिर ऐसे करके, तो यानी इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मोशन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू समराइज इज दैट हॉरिजॉन्टली ये जो है ना ऐसे ऐसे करके चलते रहेंगे, तो हॉरिजॉन्टली में ऐसे ऐसे जाएंगे, तो ये हो गया मान लो ये अगर आर हुआ तो ये 2r cos अल्फा, ठीक है ना। So every time it strikes the wall, it has covered horizontally how much? ना 2r cos अल्फा, ठीक है। तो उसमें टाइम कितना लगेगा ना, अगर स्पीड u है मान लो, तो टाइम कितना लगेगा ना, t is equal to 2r cos अल्फा by u,
ये टाइम लग रहा है बिटवीन एवरी कोलिजन, ठीक है। अब देखो जाने में अंडर रूट 2h बाई जी, वापस आने में फिर से अंडर रूट 2h बाई जी लगेगा, यानी वेल के ऊपर तक, वेल के ऊपर तक बॉल कब कब पहुंचेंगे ना, बॉल पहुंचेंगे t डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। अगर उस बॉल को निकलना है, अगर उस बॉल को वेल से निकलना है तो इसका टाइम है ना, और ये जो है ना टी डैश, ये बार बार होता जाएगा। मतलब क्या कि मान लो पूरे दिन एसी में रह रहे क्या ना, हाँ, तो जो मैं कह रहा था इस दैट ये पार्टिकल अंडर रूट 2h बाई जी नीचे जाते हुए टाइम लगाएंगे और ऊपर जाते हुए टाइम लगाएंगे अंडर रूट 2h बाई जी। आगे समझ में? तो यानी आफ्टर एवरी टाइम इंटरवल ऑफ दिस, आफ्टर एवरी टाइम इंटरवल ऑफ टी डैश व्हिच इज दिस, क्या होगा, ये ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। नाउ दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और उसी टाइम अगर ये कॉर्नर पे होंगे, कॉर्नर पे होने का मतलब क्या होता है, इस टाइम के मल्टीपल्स, क्योंकि इस टाइम पे वो वॉल को हिट करता है। तो अगर मान लो वॉल को हिट कर रहा है और उसी टाइम अगर वो ऊपर आता है तो ही तो बाहर जा सकता है या नहीं। तो दैट इज द वे टू अंडरस्टैंड, यानी इसका कोई मल्टीपल और इसका कोई मल्टीपल कोइंसिडेंट होना चाहिए। सो द कंडीशन इज दैट सम मल्टीपल m of this which is 2r cos alpha by u should be equal to some multiple of n, यानी 2 into under root of 2h by g. That is the condition. वो अलग बात है कि मतलब अगर ये इरेशनल वगैरह आता है तो इन दैट केस तो वो खैर फिर वो घूमते 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 कभी ना कभी इंफिनिटी में होगा, ठीक है। सीधा आइडिया इज दैट ये होना तो है ही, बट कब होगा उसका कंडीशन, ठीक है ना। तो द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन वाज लिटिल, थोड़ा सा मैं मिसलीड हुआ था, बट एनीवे ओम ने बोला कि अच्छा वो तो पिछले वाला था। हिमांशु सेज दैट वी शुड क्रिएट ए व्हाट्सएप ग्रुप, डाउट्स उस पर भेजा करेंगे और जब भी करेंगे किसी पर ना हो तो वो क्वेश्चन आप कर देंगे, ऐसे भी कम क्वेश्चंस पूछेंगे। या यू कैन डू दैट। सो हिमांशु सेज दैट क्यों ना हम एक डाउट ग्रुप भी बना लेते हैं और जो है हम लोग आपस में डिस्कस करते रहेंगे। मोस्ट वेलकम। आजकल तो हर चीज के ग्रुप सब बने हुए, सो आई लीव इट टू दैट। हाँ, एक ऑफिशियल ग्रुप जो स्कूल वाला है उसको रहने दो, उसमें सारा वो आईडी पासवर्ड, नहीं तो पता क्या तो सारा मैसेजेस ही मैसेज आ जाता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रियली हैंडल इट। ठीक है ना। अगर ऐसे कोई ग्रुप बनाना चाहते हो, यू ऑल आर देयर अ पार्ट ऑफ इट, सो लाइक नंबर्स वगैरह तो सब हाई है, तो यू कैन मेक द ग्रुप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एनीवे, इन द मीनवाइल देखो ये समझ में आ गया। अंश तुमने पूछा था ये सवाल, तो लाइक आई थिंक यू गॉट द सॉल्यूशन आल्सो, बट इज द इंटरप्रिटेशन ओके ना, क्या पहले समझ में आ गया था अंश? तो ये सर पर मैंने चैट बॉक्स में वो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछा है। अच्छा कहाँ पे पूछा? चैट बॉक्स में। मुझे चैट बॉक्स में सर, चैट में। अच्छा क्या पूछा? हाँ एक्चुअली देखो, सी आई विल टेल यू देयर इज अ प्रॉब्लम। याद होगा मैंने इसलिए कमेंट किया था ये तो हमेशा ही बाहर आए, है ना, यानी ये कभी ना कभी बाहर आएगा। एक्चुअली तभी मैंने बोला था नहीं, क्वेश्चन के लैंग्वेज से थोड़ा सा मैं भी मिसलीड हुआ था। ये कंडीशन कभी ना कभी तो सेटिस्फाई होना ही है। अब वो क्या है ना कि मे बी 10,000 टाइम्स 20,000 20 मिलियन करोड़ बिलियन बिलियन मिलियन कभी ना कभी तो होगा। ठीक है ना। तो यू आर वेरी राइट एंड दैट्स व्हाई इवन आई हैड आल्सो कमेंटेड, इफ यू रिमेंबर, एंड दैट इज ये हमेशा ही बाहर तो आएगा कभी ना कभी। अब वो कब आएगा उसको मैथमेटिकली कैसे हम उसको क्वांटिफाई करें, दैट इज द आइडिया, ठीक है ना। अब उसमें देखो 2 तो खैर कैंसिल कर जाएगा, so like you will have m into r cos alpha by u is equal to n into, यानी इसका कोई मल्टीपल उसके कोई मल्टीपल के बराबर, यानी कभी ना कभी तो बाहर आना ही है, ठीक है ना। और अगर नाउ यू माइट से कि नहीं अगर इरेशनल हुआ तो क्या करेंगे ना, इरेशनल होगा तो क्या होगा ना, एज पर मैथमेटिक्स क्या होगा ना, इंफिनिटी टेथ कोलिजन के बाद बाहर आएगा, ठीक है ना। तो दैट्स द वे टू इंटरप्रेट, ठीक है ना। चलो
Now can I rub it off? Is that okay now, Anish? Anish, is it okay now? Yes, sir. चल ठीक है. Let's move ahead now. Let's come back to circular motion. Time है ना? Oh, टाइम बहुत कम. चल ठीक है. एक काम करते हैं, सर्कुलर मोशन में वो जो पार्ट कर रहे थे यूनिफॉर्म वाला, अब हम लोग जस्ट स्टार्ट कर देते हैं नॉन यूनिफॉर्म. तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा देखो. नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा देखो. लेट मी क्विकली विदाउट एनी इंटरप्शन डिराइव इट. मैं थोड़ा बड़ा फिगर बनाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा फिगर बड़ा चाहिए. नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है देखो. अच्छा, जिस तरीके से मैं डिराइव कर रहा हूँ ना, जनरली बुक्स में इस तरीके से डिराइव करते नहीं. तो बुक्स में हल्का सा अलग तरीके से करते हैं. उसको भी फॉलो करो, वो भी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं. तो वो तो है ही है बुक में, तो तुम खुद ही पढ़ लोगे. मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहा हूँ, तो मे बी फॉलो प्रॉपर. इस बार क्या ओमेगा भी है, अल्फा भी है. ठीक है. एंड लेट्स एज्यूम अल्फा इन द सेम डायरेक्शन. तो मैं से अलग हुआ तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं. अल्फा के माइनस पुट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं. तो लेकिन से ओमेगा इज इन द सेम डायरेक्शन. यानी अभी वेलोसिटी क्या हुआ, ये है ओमेगा, ये हो गया. ठीक है. तो आफ्टर dt टाइम क्या होगा, ओमेगा विल बिकम ओमेगा प्लस डी ओमेगा. ठीक है. इनटू आर, यानी यहां पे आ गया. एक तो आफ्टर dt टाइम क्या होगा, ये डी थीटा एंगल होगा, एंड दैट विल बी ओमेगा dt. ठीक है ना. और क्या, ये जो वेलोसिटी हो गया, ये हो जाएगा ओमेगा प्लस डी ओमेगा इनटू आर. ये यहाँ का वेलोसिटी होगा. अब क्योंकि ये डी थीटा है तो वही वाला डी थीटा यहाँ पे भी होगा. आई थिंक आपको पता चल गया होगा. तो देयरफॉर ये कॉस और साइन, यानी v0 को मैं लिख सकता हूँ एज ओमेगा आर ई टी. याद है ना, ये ई टी है और ये ई आर है. सब जगह कैपिटल पुट कर दिया क्या, चलो ठीक. तो ये ई आर इस बार कैपिटल लिख रहा हूँ. क्यों, आर को कैपिटल लिखा है तो ई आर को भी कैपिटल लिख रहा है. तो आगे v0. v आफ्टर dt टाइम क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस डी ओमेगा इनटू आर इनटू कॉस इनटू माइनस साइन डी थीटा ई आर. है ना. इसका इधर वाला कंपोनेंट माइनस साइन डी थीटा ई आर, और ये हो गया ई टी प्लस कॉस डी थीटा ई टी. ठीक है. इज इक्वल टू ये आ गया. अब इसको थोड़ा खोला जाए, यानी माइनस ओमेगा आर डी थीटा ई आर. ठीक है. माइनस डी ओमेगा साइन डी थीटा को डी थीटा लिखूंगा इनटू डी थीटा ई आर प्लस ओमेगा आर. अच्छा नहीं, एक आर भी आएगा, माइनस आर इंटू डी ओमेगा इंटू दिस. एक काम करो, ये ना बहुत अंदर जा रहा है, यहाँ पे लिखना प्लस ओमेगा आर कॉस डी थीटा ई टी, ये वाला. ठीक है. और प्लस डी ओमेगा आर कॉस डी थीटा ई टी. नहीं सॉरी, डी ओमेगा वाला ना. ठीक. यानी पहले ई आर वाला कर दिया, अब ई वाली. तो अब एक काम करते हैं, जो कॉस डी थीटा तो 1 होता है, उसको 1 ही लिख देते हैं. फिर ये आ गया माइनस ओमेगा आर डी थीटा ई आर. ठीक है. माइनस, अच्छा, दो डिफरेंशियल जब मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग उसको खत्म कर देते हैं, यानी उसको एलिमिनेट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो दिस कैन बी नेग्लेक्ट. ठीक है. जब दो डिफरेंशियल्स होता है. फाइन. तो अब ये रह गया प्लस ओमेगा आर कॉस थीटा तो 1 ही हो गया ई टी प्लस डी ओमेगा आर कॉस डी थीटा तो 1 ही है, छोड़ दो इसको. है ना. इनटू, आई होप द कैलकुलेशंस आर ओके. आई मीन
ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया v आफ्टर dt। तो देयरफॉर dv क्या हो जाएगा, v आफ्टर dt माइनस v0। तो जरा ध्यान से देखो, ओमेगा आर ईटी है ना, और ओमेगा आर ईटी माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस दिस, ये तो खत्म हो गया। तो बचा क्या, इक्वल टू माइनस ओमेगा आर डी थीटा ई आर प्लस डी ओमेगा आर डी। अब एक काम करो, एक्सेलेरेशन वेक्टर के लिए करो dv बाई dt। तो dt करो तो क्या होगा, माइनस ओमेगा आर डी थीटा dt, यही ओमेगा स्क्वायर आर आया था ई आर, प्लस डी ओमेगा dt इंटू आर dt। अब ये अल्फा क्या होता है, अल्फा इज नथिंग बट डी ओमेगा dt, है या नहीं। तो यानी क्या हो गया, अल्फा हो गया और ये ओमेगा स्क्वायर, यानी फाइनली एक्सेलेरेशन क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर ई आर प्लस अल्फा आर ई टी। ठीक है, इसको देख लो अच्छे से। देख लो, एक बार अच्छे से देख लो। सोम से नेग्लेक्ट कैसे हुआ, देखो, any finite quantity into a very small quantity is generally not neglected. That is what is done. But any very small quantity into another very small quantity is always neglected compared to finite and small quantity के product. ठीक है ना। तो something like let's say अगर 20 into 0.0001 है और उसके साथ एक और है 0.0002 into 0.00005, तो वो जो लास्ट वाला बताया मैंने वो हम लोग कैंसिल कर देंगे, यानी नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यानी देखो यहाँ पे दो छोटे छोटे क्वांटिटी है, एक डी ओमेगा भी है, एक डी ओमेगा भी है और एक डी थीटा भी है। तो दो छोटे छोटे क्वांटिटी है, यार वैसे ही एक छोटे क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने से क्वांटिटी छोटा होता है। अब दो बार छोटे छोटे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ज्यादा ही छोटा होता है, यानी नेग्लिजिबल हो जाता है। इसलिए इस टर्म को हमने हटा दिया, ये रखा ये रखा ये रखा, उसमें भी एक टर्म तो खत्म हो गया कि ओमेगा आर ईटी और ओमेगा आर ईटी तो है ही। जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखो कैंसिल हो, तो बेसिकली ये और ये रह गया बस। ठीक है ना। अब इसको अच्छे से कॉपी कर लो क्योंकि उतना ही टाइम। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में, इसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह बाद में कर लूंगा, है ना। मैं एक काम करता हूँ, हट जाता हूँ, तो इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है ना। और नहीं तो बेटर स्टिल एक स्क्रीनशॉट हो जाता है तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें तो स्क्रीनशॉट अलाउड होता है ना, जूम में होता है अलाउड, जूम में स्क्रीनशॉट अलाउड होता है। यस सर, यस सर। तो मैं हट जाता हूँ, है ना। तो मे बी यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट बिफोर वी रादर कैरी ऑन टुमारो। चलो ठीक है, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, फाइन। चलो, so with that we have just introduced how to handle velocity, acceleration, etc. in case of non-uniform acceleration, means non-uniform circular motion and also uniform circular motion. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन था, वो था रेडियली इनवर्ट्स यानी सेंट्रीपिटल। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो आ रहा है, ये सेंट्रीपिटल है ओमेगा स्क्वायर आर वाला, और ये हो गया टेंजेंशियल। देखो ईटी और ई आर, एक में माइनस ई आर है, एक में प्लस ईटी है, थोड़ा थोड़ा अंतर ऑब्वियसली, तो दोज आर एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, वी विल कैरी ऑन टुमारो एंड देन आफ्टर दैट यू कैन हैव अ नाइस वीकेंड, है ना। चलो ओके बेटे, बाय बाय। हाँ जी बेटे। सर जब हम एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर जब वो नीचे आ रहा होगा, तो सपोज एक हाइट से वो गया 10 मीटर की हाइट से ऊपर, मतलब जब 10 मीटर से जा रहा था हाइट से, तो उसकी सर्टेन वेलोसिटी थी, तो नीचे आते वक्त जरूरी है कि उसकी उतनी वेलोसिटी होगी या चेंज हो सकती है? नहीं, पहली बात तो उतना वेलोसिटी होता ही नहीं, कभी उतना स्पीड होता है, लेकिन कब होता है, अगर कोई बीच में एनर्जी लॉस नहीं हुआ, मतलब रिटार्डेशन नहीं हुआ, और वेलोसिटी कभी बराबर नहीं आता है वापस आने। अब 9 मिनट से नहीं 20 मीटर पर सेकंड से फेंका तो 20 मीटर पर सेकंड से वापस आता है, तो वो तो स्पीड हुआ ना बेटे।
अगर मान लो ऐसे जा रहा है और ऐसे वापस आ रहा है तो वेलोसिटी तो हमेशा चेंज हो रहा है, स्पीड नहीं चेंज हो रहा है. सो आई थिंक प्रोबब्ली यू आर आस्किंग स्पीड बट मे बी वर्डिंग्स वेलोसिटी का यूज कर रहे हो. ठीक है ना. तो वेलोसिटी हमेशा चेंज होगा, स्पीड मे नॉट चेंज. स्पीड मे नॉट चेंज, ऑल डिपेंड्स ऑन कि जो बीच का रास्ता था ऊपर जाना नीचे जाना वगैरह, उसमें रेजिस्टिव फोर्सेस थे या नहीं. अगर ऑपोजिंग फोर्सेस थे, रेजिस्टिव फोर्सेस एंड ऑल, तो इन दैट केस एनर्जी लॉस होगा, इन दैट केस स्पीड घट जाएगा. Did that answer your question or you wanted to ask something else? No, sir. ना क्या? Yes, sir. That was in your mind? Yes, sir. चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन करते हैं. ठीक है ना. चलो ओके बेटा.